हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर में वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर हो चुके थे अभी तक। उसकी लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसके यूजेस के बारे में। तो नेक्स्ट थ्योरी मैं स्टार्ट कर रहा हूं विच इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। Crystal field theory developed by Bethe and Van Vleck। सबसे पहले क्रिस्टल्स के लिए डेवलप की गई थी, बाद में इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई किया गया और बिल्कुल सही पाया गया। इसके पोस्टुलेट ये थे कि अभी तक पीपीटी में हमने आप पढ़ा है कि सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और सराउंडेड एटम लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। और सराउंडेड जो लिगैंड होता है वो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। मींस मेटल और लिगैंड के बीच में सिग्मा टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू CFT ऐसा कुछ नहीं होता। CFT के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सेंट्रल मेटल एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर गया, जैसे CO+3 है, कोबाल्ट का +3 है तो पॉइंट चार्ज हो गया। और यहाँ पे साइनाइड आ रहा है तो Cn- है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, यानी कि बॉन्ड की नेचर आयनिक टाइप की होती है, कोऑर्डिनेट टाइप की नहीं होती। कहने का मतलब है कि CFT के अकॉर्डिंग मेटल के ऑर्बिटल्स के और लिगैंड के ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती। इंटरमिक्सिंग अगर होती ऑर्बिटल्स के बीच में तो उस कंडीशन में सिग्मा टाइप के बॉन्ड बनते, कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते थे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग में। लेकिन CFT ये बता दी है कि सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगैंड है उनके ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। दोनों ही चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और चार्ज की तरह बिहेव करते हैं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि नेचर उसकी आयनिक बॉन्ड जैसी होती है। या फिर मैं दूसरा कहूं कि मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, हम मान चुके तो ये तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो गया। और अमोनिया आ रहा है NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन उसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। अब उसके अंदर डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल और आयन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयन आयन इंटरेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी जो बॉन्ड की नेचर है वो आयनिक टाइप की है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्योंकि डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में रहेगी जिस डायरेक्शन में सेंटर एटम के पास है। डाइपोल को हम पॉइंट नेगेटिव चार्ज यूज कर सकते हैं और सेंटर मेटल एटम को हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके पोस्टुलेट्स ये हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ CFT। Number first, central metal atom and ligand behave like point charges. Central metal atom behave like positive point charge and ligand behave like negative point charge. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का +3 है, पॉइंट चार्ज हो गया सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Cl- है या फिर H- है या फिर Cn- है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो गया। यानी कि अगर एनायनिक लिगेंड है तो इस टाइप का बिहेव होगा, या फिर लिगेंड आ सकता है इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, लाइक अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड मींस कार्बोनिल जो लिगेंड है CO, वाटर आर पोलर मॉलिक्यूल्स having dipole moment
बिहेव लाइक पॉइंट डाइपोल्स, यानी पॉइंट डाइपोल्स को भी हम क्या नाम देंगे, माइनस डेल्टा पॉइंट चार्ज, यानी कि इसके अंदर भी पॉइंट चार्ज नेगेटिव रहेगा, लिगेंड्स में पॉइंट चार्ज नेगेटिव होगा, और मेटल अगर न्यूट्रल है तो उस कंडीशन में मेटल को भी हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज नाम देंगे, यानी लेविस एसिड की तरह बिहेवियर करती है और लेविस बेस की तरह बिहेवियर करते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड पोस्टुलेट में मैं बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज की, मेटल और लिगैंड के ऑर्बिटल्स के बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती, दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब जो बॉन्ड की नेचर है वो आयनिक टाइप की होती है। वीबीडी की कुछ कमियां थी वो दूर कर रहा है सीएफटी। सेकेंड, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स present between point charges, metal and ligand, and ionic bond formed between them, यानी कंप्लीटली फंडा ही बदल दिया उसका। तो उसका ये था कि यहाँ दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन की वजह से दोनों क्या करते हैं, दोनों के बीच में लॉन पेयर की डोनेशन होती है, डोनेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन टाइप का बॉन्ड बनता है। लेकिन ये कहता है कि ऐसा कोई डोनेशन नहीं होता, कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनता, केवल क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की नेचर होती है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ metal and ligand. There is no intermixing of orbitals of metal and ligand. metal और ligand के बीच की orbitals की intermixing नहीं होती। Then there is no coordinate bond formed between them. इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, केवल आयनिक टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। फोर्थ, मैं आपको ये बता रहा हूं कि होता क्या है फिर। ये मेटल था, यहां से एक लीगैंड आ रहा है, या लीगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग आएंगे, 2 लीगैंड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया, 3 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा, 4 होंगे, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने होंगे उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसका, लेकिन वो वीबीडी बताती है। तो ये बताता है कि यहाँ पे सीएफटी के अकॉर्डिंग जितने लीगैंड इससे जुड़ने आ रहे हैं वो लीगैंड इसके जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स थे, पहले क्या थे, सभी डी ऑर्बिटल इसके पास, अकेला जब एटम था मेटल उस टाइम सभी ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, सभी की एनर्जी सेम थी। लेकिन जैसे ही लीगैंड इससे जुड़ने आता है तो लीगैंड और उन ऑर्बिटल्स के बीच में, लीगैंड के ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग तो नहीं होती, लेकिन रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से इसकी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी खत्म हो जाती है। डीजनरेसी खत्म होने का मतलब ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बदल जाता है, इसलिए उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो चुकी, डीजनरेसी खत्म हो चुकी है उसकी, डीजनरेसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और उस कंडीशन में इनकी डीजनरेसी डिस्ट्रॉयशन की वजह से ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल बदल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यानी कि 4th नंबर में बता रहा हूं, the d orbitals of metal atom are degenerate, same energetic, but when ligands come in contact with metal, then degeneracy of d orbitals destroyed is called
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसको हम क्या नाम देंगे? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। और ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ लिगैंड एंड मेटल। इट इज ड्यू टू repulsion between orbitals of metal and ligands। अब कितना रिपल्सन होगा, कितना रिपल्सन नहीं होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड पे, जो आगे मैं बताऊंगा। नेचर ऑफ लिगैंड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ लिगैंड पे भी करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उस पे भी डिपेंड करता है। मींस रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन, कितने नंबर पे लिख रहा हूं, और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगैंड type of ligand, type of metal, and number of ligands। और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड करती है ये चीज, कितनी स्प्लिटिंग होगी, कितनी स्प्लिटिंग नहीं होगी डी ऑर्बिटल्स की। ये थे इसके अजम्पशंस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके फर्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की, और फिर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सिंपल भी है। डी ऑर्बिटल्स, डी के लिए जो एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू होती है 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ये सब सेल है, डी सब सेल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 12+1। किसी भी सब सेल में, इन सब सेल 12+1 यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 2+1 विच आर 5। यानी कि डी 5 ऑर्बिटल होंगे, जिनको हम इस टाइप से नोट करते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब 5 में से एक ऑर्बिटल है dxy, एक है dyz, एक है zx और xz। ये 2 ऑर्बिटल हैं dx² - y² और एक है dz²। ये 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल क्या है? 5 ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए डायरेक्शनल होने की वजह से इनको हमने xy, yz, dx और इनसे डिनोट किया है, डायरेक्शनल है। उसके साथ साथ डबल डंबल शेप्ड होते हैं। एक्सेप्ट dz² को छोड़ के डबल डंबल शेप्ड होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल हैं, इनको हम नाम देते हैं T2z ऑर्बिटल। और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं EZ ऑर्बिटल्स। ध्यान देना, जी जीरेड से बना है, और जीरेड का मतलब होता है डिजेनरेट, मींस सेम एनर्जेटिक। दोनों को अलग अलग हमने नाम इसलिए दिया है कि स्प्लिटिंग यहीं से होती है, ये अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ये नॉन एक्सियल होते हैं, और EG जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सियल होते हैं। मींस इनकी जो लॉब्स होती हैं डबल डबल सेट होंगी, तो 4 लॉब्स होंगी इसमें। इन चारों लॉब्स की जो होगी वो एक्सिस पे प्रेजेंट होंगी, इसलिए एक्सियल है। या फिर dz² में केवल 2 लॉब्स होंगी, वो भी कहां पे प्रेजेंट होगी?
एक्सिस पे होगी तो एक्सियल है, और इनमें चारों जो लोब होती है वो नॉन एक्सियल होती है, एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी स्ट्रक्चर ये होगी, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस लिया हमने, और ये हमने जेड एक्सिस ले लिया इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस एक्स हो गया। उस कंडीशन में चार लोब्स आएंगी, वो एक लोब ये सेंटर है, सेंटर का मतलब न्यूक्लियस है। चारों लोब इस टाइप से होंगी कि एक लोब यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे न्यूक्लियस से, और एक यहाँ पे। चारों का साइज सेम होता है, शेप सेम होती है। चारों लोब दोनों एक्सिस के बीच में 45 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती हैं। ये भी 45 ही, एक्स वाई के बीच में एक लोब है, वाई माइनस एक्स के बीच में एक लोब है, माइनस एक्स माइनस वाई के बीच में एक है, माइनस वाई और प्लस एक्स के बीच में एक लोब है। इस ऑर्बिटल को हमने नाम दिया डी एक्स वाई। इसी टाइप से ये एक्सिस लिया हमने वाई, ये एक्सिस ले लिया हमने जेड, ये माइनस जेड है, ये माइनस वाई है। लॉब्स होंगी, वो सेंटर है आपके पास, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से चारों लोब प्रेजेंट होंगी, चारों लोब इस टाइप से होंगी। एक लोब ये है 45 डिग्री के ऊपर, एक ये है, एक ये और एक ये। लॉब्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, इस लोब का और इस लोब का 90 डिग्री का एंगल है। चारों लोब प्रेजेंट है वाई और जेड के बीच में ही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डी वाई जेड। इसी टाइप से थर्ड जो ऑर्बिटल आएगा उसमें ये एक्सिस ले रखा है मैंने एक्स, और ये एक्सिस ले रखा है मैंने जेड, और यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर इसका एक्स एक्सिस था। उस कंडीशन में ये माइनस एक्स है और ये माइनस जेड है। ये सेंटर था न्यूक्लियस, एक लोब यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 4 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं डी वाई एंड डी जेड एक्स और एक्स जेड। ये तीनों ही के अंदर कोई भी लोब कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं है। देन दीज आर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और इनको हम नाम देते हैं T2Z। यहाँ पे जीरो है वो जीरेड है, जीरेड का मतलब क्या है, सेम एनर्जेटिक, और T2Z टर्म सिंबल है इसके लिए। टर्म सिंबल है, T2Z का मतलब होता है T2 एंड Z, इसका मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली जेटेड है, 3 ऑर्बिटल हैं जो डीजेनरेटेड है, सेम एनर्जेटिक है। इजी इजी। नेक्स्ट ऑर्बिटल्स, ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये एक्सिस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे माइनस एक्स यूज किया है। जेड एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। लॉब्स जो प्रेजेंट होंगी इसमें, लॉब्स प्रेजेंट होंगी एक्सिस पे, ये सेंटर था, एक ये होगी एक्सिस पे, एक ये लॉब होगी एक्सिस पे, एक ये लॉब होगी एक्सिस पे और एक ये लॉब होगी एक्सिस पे। डबल डंपल शेप है, और सभी ये इसको प्लस लॉब, इसको प्लस लॉब, इसको माइनस, इसको माइनस, क्योंकि एक्सिस पे प्रेजेंट है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हमने ये नाम दिया है। एंड नेक्स्ट इज डी जेड स्क्वायर। ये जो एक्सिस लिया है ये हमने जेड एक्सिस ले लिया है, और ये एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। अगर ये एक्स और वाई था तो माइनस एक्स हो सकता है, माइनस वाई हो सकता है। अगर ये एक्स था तो वाई इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये वाई था तो एक्स इसके परपेंडिकुलर है। ये माइनस जेड है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जो लोब्स प्रेजेंट होंगी उसमें से 4 लोब नहीं बनेंगी, यहाँ पे 2 लोब बनेंगी जो अप्रोक्सीमेटली बड़ी होंगी इनसे, बाकी के ऑर्बिटल्स से, इनसे लगभग दुगनी साइज की होंगी। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है इसमें, यानी छोटी लोब्स होती हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करते। इट इज डी जेड स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिटल है? डी जेड स्क्वायर। दोनों ही एक्सियल ऑर्बिटल हैं। एक्सियल ऑर्बिटल होने के साथ साथ इनको नाम दिया हमने इजी। जी तो वही जीरेड है, जीरेड का मतलब डीजेनरेट, यानी इजी का मतलब है, ये भी एक टर्म सिंबल है, क्वांटम केमिस्ट्री में यूज होता है टर्म सिंबल इजी। इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनको नाम देंगे, इसलिए इनको टर्म सिंबल दिया हमने इजी। जी जीरेड है। ये थे डी ऑर्बिटल 5 है, 2
एक्सियल है और 3 नॉन एक्सियल है। अब इनको अलग अलग इसलिए नाम दिया क्योंकि स्प्लिटिंग इन्हीं के बीच में होती है। तो किस टाइप से होगी स्प्लिटिंग? वो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कब होती है मैं आपको बता चुका हूं कि AG और T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी के अंदर डिफरेंस आ जाता है रिपल्सन की वजह से। तो क्यों होती है उसका रीजन पहले बता दिया, मैं यहां पे भी लिख रहा हूं। When ligand come in contact with metal, then repulsion take place between orbitals of मेटल एंड लिगेंड। मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में रिजल्टेंट वो ऑर्बिटल जो, क्योंकि सभी ऑर्बिटल क्या है सेंट्रल मेटल एटम के पास है, सभी ऑर्बिटल क्या है अलग अलग डायरेक्शन में है। अब सपोज करो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जिसकी एक लोब है और इधर से ही लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड के कांटेक्ट में वो जल्दी आएगी, तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा बजाय यहाँ के जो ऑर्बिटल था उसके अंदर। यानी कि जो ऑर्बिटल लिगेंड के ज्यादा कांटेक्ट में आता है वो रिपल्सन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो कम आता है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऐसा है ब्लॉक में भी चलता है, मैं डी ऑर्बिटल लिख रहा हूं यहाँ पे, डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस destroyed degenerative की destroyed होती है। It is called splitting of d orbitals। इसको हमने नाम दिया है splitting of d orbitals। splitting of d orbital और क्या बताया मैंने कि जो मेटल का जो ऑर्बिटल ज्यादा कांटेक्ट में आता है, ज्यादा पास आ जाता है लिगेंड के, उसका रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। द ऑर्बिटल ऑफ मेटल इज क्लोज विथ कांटेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड feeling higher repulsion and energy is increased। यानी कि वीवीडी के में अंदर पे था कि केवल मेटल पे ही ध्यान दिया कि मेटल लिगेंड्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया कि लिगेंड आके केवल जोड़ता है। यहाँ पे लिगेंड की नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि लिगेंड की क्या नेचर है, वो कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाएगा, कितनी ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये था स्प्लिटिंग। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें डी स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना है पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। सपोज करो कि ये मेटल है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सपोज करो कि एक मेटल है, ये एक एक्स एक्सिस है, ये हमने वाई एक्सिस यूज किया है इसका, और ये हमने जेड एक्सिस यूज किया है। ऑर्बिटल इसी के पास होंगे, ऑर्बिटल इसी के पास होंगे। अब इसके कांटेक्ट में 6 लिगेंड आने हैं, तो 6 लिगेंड सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अपने आप को 90 सेंटर से 90 डिग्री के एंगल पे लेके आएंगे। तो एक लिगेंड यहाँ आएगा, एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, और एक लिगेंड यहाँ पे आएगा, और एक लिगेंड यहाँ पे आएगा।
लिगेंड एक्सिस पे आएंगे, ये कौन सा एक्सिस था x, ये कौन सा है y, ये कौन सा है z है, या फिर ये z लगा लो, ये y है, तो ये माइनस x है, ये माइनस z है और ये माइनस y एक्सिस है। इस कंडीशन में 6 लिगेंड आएंगे और 6 लिगेंड केवल एक्सियल होंगे, ऑल लिगेंड्स आर एक्सियल। सभी के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, सेंटर से 90 डिग्री का एंगल होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो 6 लिगेंड आ गए और सभी एक्सियल है, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में जल्दी आएंगे, ज्यादा आएंगे। एक्सियल ऑर्बिटल के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होते हैं मेटल के पास, डी एक्सियल ऑर्बिटल विच आर इजी, dx² - y² एंड dz², वो रिपल्सन की वजह से एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो चुकी होगी। कंडीशन क्या होगी, जब मेटल था उस कंडीशन में तो ये थी कि 5 ऑर्बिटल थे, ये 5 ऑर्बिटल है, ये 3 T2g हैं और ये 2 EG ऑर्बिटल। जैसे ही लिगेंड इनके कांटेक्ट में आएगा, इस एनर्जी लेवल से इन सब की एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी लेवल ले रखा है मैंने, इनकी एनर्जी सबकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सभी एक दूसरे एनर्जी लेवल पे आएंगे। दूसरे एनर्जी लेवल पे आने के बाद इनकी स्प्लिटिंग होगी। दूसरा जो एनर्जी लेवल है उसको हम नाम देते हैं बारी सेंटर। इट इज बारी सेंटर। सभी लिगेंड जब कांटेक्ट में आते हैं तो पहले एनर्जी लेवल इनका इंक्रीज होता है। बारी सेंटर पे आने के बाद जो T2g ऑर्बिटल थे ये, और ये दोनों ऑर्बिटल कौन थे, EG, इनकी स्प्लिटिंग होती है और अलग अलग एनर्जी लेवल बदल जाते हैं इनके। यानी कि EG कांटेक्ट में ज्यादा आए थे तो EG की एनर्जी बढ़ जाएगी यहाँ पे, और T2g की एनर्जी डिक्रीज हो चुकी होगी। EG इस लेवल पे आ चुके होंगे और T2g इस लेवल पे आ चुके होंगे। यानी बारी सेंटर से T2g की एनर्जी डिक्रीज होगी और EG की एनर्जी इंक्रीज होगी। कौन से कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और इसको हम नाम देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पे बारी सेंटर से स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, लेकिन किन्हीं भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस एनर्जी लेवल से कम नहीं होगी। स्प्लिटिंग बारी सेंटर से, यानी कि कहीं पे भी एनर्जी लेवल इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही एनर्जी लगेगी, क्योंकि रिपल्सन T2g के अंदर और EG के अंदर दोनों में था, लेकिन T2g में बहुत कम रिपल्सन था। क्यों? क्योंकि लिगेंड कोई भी T2g के कांटेक्ट में इतना नहीं आ रही थी। EG की एनर्जी बढ़ गई, यानी कि कौन से ऑर्बिटल है, EG है, और ये कौन से ऑर्बिटल है, T2g 3 ऑर्बिटल्स थे। कौन कौन से थे, dxy, dyz, dzx, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे। और ये कौन सा था, dx² - y², ये था dz²। यहाँ पे भी ऐसा ही था, T2g है और EG है। यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल आ गया, dx² - y² एंड dz²। यहाँ पे है dxy, dyz एंड dzx। इन दोनों की जो स्प्लिटिंग के बाद जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, यहां से और यहां तक का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या नाम देंगे इसको हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको हम डेल्टा O से डिनोट कर लेते हैं। डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल, जो गैप आ रहा है उसको किससे डिनोट किया हमने, डेल्टा O। और इसको 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 10 dq में इसको हम डिवाइड कर दिया। बारी सेंटर से जो EG ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और बारी सेंटर से जो T2g ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी। अब एनर्जी लाए कहां से, जितनी इनकी डिक्रीज होगी उनकी उतनी बढ़ जाएगी। सपोज करो इसकी 2 कैलोरी डिक्रीज होगी, यानी टोटल 6 कैलोरी डिक्रीज होगी, तो बढ़ेगी कितनी, 2 ऑर्बिटल की, घटेगी 3 ऑर्बिटल की, 6 कैलोरी घट गई, बढ़ेगी 2 की तो 3 एंड 3 बढ़ेगी, यानी कि इसकी भी 6 बढ़ जाएगी और इसकी 6 घट जाएगी। 6 3 ऑर्बिटल की घट रही है, मींस पर की 2 2 2, और 6 में बढ़ कितने गिरेगी, 2 की, यानी पर की 3 3। तो उस कंडीशन में ये जो गैप आ रहा है 10 पार्ट में हमने टोटल डिवाइड किया है, देन इट इज 6 dq। प्लस में एनर्जी बढ़ी है तो इसको क्या नाम देंगे हम, 6 dq। और ये जो गैप आ रहा है इसको हम देंगे माइनस में 4 dq। 10 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है, प्लस में 6 dq एंड माइनस में 4 dq। या फिर इसको हम लिखेंगे प्लस में 0.6 ऑफ डेल्टा O। डेल्टा O पार्ट था, उसका प्लस में 0.6 ऊपर चला गया, और इसको हम लिखेंगे माइनस में 0.6 ऑफ डेल्टा O। यानी कि डेल्टा O इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
इसको हम CFSE से नोट कर देते हैं। ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी इसमें स्प्लिटिंग स्टेप्स होगी और एनर्जी लेवल बदल गई, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल होंगे? ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 फिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 फिल हो, क्योंकि एनर्जी लेवल आ गया। अगर एनर्जी ज्यादा गैप है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिल होंगे, और अगर एनर्जी गैप कम है तो उस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 फिल होंगे। इस टाइप से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है कि कितनी स्प्लिटिंग होगी। ज्यादा स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की पहले, और कम स्प्लिटिंग हुई तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में फिल होंगे। ये CFT एक्सप्लेन करती है। ये था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। यानी कि मेटल ये थी, एक्स वाई और जेड ये तीन एक्सिस थे, एक्सियल ऑर्बिटल एक्सिस पे है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल नॉन एक्सिस पे है। अब जो लिगैंड आएंगे वो 4 आएंगे, और सभी लिगैंड में सेंटर से 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा। कितने का एंगल होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि 4 लिगैंड है। और 4 लिगैंड, कोई भी एक लिगैंड एक्सिस पे हो सकता है, बाकी के 3 लिगैंड एक्सिस पे नहीं होंगे। या फिर मैं कहूँ कि चारों लिगैंड एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि चारों के अंदर कितना डिग्री का एंगल है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो सपोज करो एक लिगैंड यहां से आता है, तो दूसरा लिगैंड इधर से आएगा, थर्ड लिगैंड इस साइड से आएगा, एंड फोर्थ लिगैंड इस साइड से आएगा। मींस लिगैंड नॉन एक्सियल होंगे। नॉन एक्सियल होंगे तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में पहले आएंगे, मींस T2G ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में आएंगे। उसमें EG ऑर्बिटल के कांटेक्ट में, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल के कांटेक्ट में। T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी रिपल्सन की वजह से। अब उसमें क्या था? EG ऑर्बिटल की बढ़ रही थी, तो स्प्लिटिंग तो होगी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे T2G की एनर्जी बढ़ेगी, EG की घटेगी। वहां पे क्या था? EG की बढ़ रही थी ऑक्टाहेड्रल में, और T2G की डिक्रीज हो रही थी। कंडीशन ये रहेगी, सपोज करो ये 5 ऑर्बिटल्स थे, ये 3 T2G हैं, और ये 2 EG ऑर्बिटल लिए हैं। ये इनका एनर्जी लेवल है। इससे पहले तो ये बारी सेंटर पे चले जाएंगे, बारी सेंटर पे। ये कौन सा सेंटर यूज किया मैंने? बारी सेंटर। ध्यान दे लेना, बारी सेंटर एक ऐसा सेंटर है जहां पे सभी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, डिसेंट्रेटेड डिसेंट्रेटेड। बारी सेंटर पे आने के बाद स्प्लिटिंग होती है। बारी सेंटर से ये स्प्लिट हो गए। अब स्प्लिट हुए तो इसमें 3 तो ऑर्बिटल कौन से थे? T2G, और ये 2 ऑर्बिटल कौन से हैं? EG हैं। T2G कौन से होते हैं? DXY, DYZ, DZS, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी वो EG की ना बढ़ के T2G की बढ़ेगी। कॉन्टैक्ट किसका रहेगा? T2G का रहेगा। तो उस कंडीशन में बारी सेंटर से इस टाइप से चले जाएंगे। यहाँ पे जो ऑर्बिटल आए वो 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसके केस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। यहाँ पे जो ऑर्बिटल आए वो 2 होंगे टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल। ये कौन से ऑर्बिटल है? T2G, और ये कौन से हैं? EG। दोनों का जो एनर्जी गैप है उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। बारी सेंटर से स्प्लिटिंग के बाद जो एनर्जी गैप आएगा, विच इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा T। एंड इसको भी हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 DQ एनर्जेटिक पार्ट है, तो 10 पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब 3 की एनर्जी बढ़ी, 2 की घटी, तो कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ से जो घटी, यहाँ पे T जो नोट किया, यहाँ से जो घटी वो कितनी होगी? -6, क्योंकि 2 की घटी है, DQ, या फिर -0.6 ऑफ डेल्टा T। और ये जो बड़ी एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक की, वो 3 की बड़ी है, विच इज +4 DQ, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस में 0.4 ऑफ डेल्टा T। डेल्टा T इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी of tetrahedral complex। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज है, उसमें इजी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी थी, इसमें T2G की बढ़ गई। तो मैं ये कहूँ कि अगर डेल्टा टी ये है तो डेल्टा ओ क्या होगा? अगर सेम मेटल है और सेम लिगेंड है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसमें डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट इसी के एग्जांपल में मैं क्लियर कर रहा हूँ। डेल्टा ओ और डेल्टा टी का कंपैरिजन करें, उस कंडीशन में क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे कंडीशन थी ये 5 ऑर्बिटल्स है, एक एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल से ये इस एनर्जी लेवल पे चले गई बारिश एंटर पे, बारिश एंटर से ये स्प्लिट हुए इस टाइप से, यहाँ पे आ गया इजी 2 ऑर्बिटल और यहाँ पे आ गया T2G। तो स्प्लिटिंग में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो स्प्लिटिंग की जो बारी सेंटर से जो स्प्लिटिंग हुई उसमें यहाँ से और यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो है डेल्टा O और 10 DQ। स्प्लिटिंग किसकी है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो यहाँ पे कितना प्लस में आएगा? ये प्लस में 6 DQ या फिर प्लस में 0.6 ऑफ डेल्टा O। यहाँ पे माइनस आया -4 DQ या फिर माइनस में 0.4 ऑफ डेल्टा O। ये कंडीशन है इसकी। ये कौन से ऑर्बिटल है? इजी। और ये कौन से ऑर्बिटल है? T2G। इसी में मैं कहूँ कि इस साइड में चले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो बारी सेंटर बनेगा वो ये बन गया। सपोज करो ये बारी सेंटर, यानी कि इसका जो बारी सेंटर है वो ये है और इसका जो बारी सेंटर है ये है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बारी सेंटर हायर एनर्जेटिक होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद जो इसकी स्प्लिटिंग होगी बारी सेंटर से, यहाँ पे इसमें T2G ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे इसमें इजी ऑर्बिटल होंगे। ये ऑर्बिटल कौन से हैं? T2G। और ये ऑर्बिटल कौन से हैं? इजी ऑर्बिटल। ये बारी सेंटर था जिससे स्प्लिटिंग हुई। एनर्जी के इस गैप को हमने नाम दिया है डेल्टा टी, या फिर इसको हमने 10 DQ, इसका एनर्जी अलग होगा, DQ की वैल्यू उसकी DQ की वैल्यू अलग होगी, इसमें डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बनी वो बनी कितनी? दोनों का गैप विच इज +4 of DQ and it is -6 of DQ, या फिर प्लस में 0.4 ऑफ डेल्टा टी सॉरी, एंड माइनस में 0.46 ऑफ डेल्टा टी। ये डेल्टा टी था, यानी कि स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हम सेम लिगेंड लेते हैं, सेम मेटल लेते हैं और दोनों टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, तो उस कंडीशन में ऑलवेज डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। सेम मेटल और सेम लिगेंड अगर हमने यूज किए तो डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? डेल्टा T से। डेल्टा O बड़ा होता है, मींस गैप ज्यादा रहेगा और डेल्टा T छोटा रहेगा। अब दोनों में जो रिलेशन होगा वो क्या रिलेशन होगा, ध्यान देना। एक ही बार में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 6 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड 4 थे। नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे? 6 और नंबर ऑफ लिगेंड कितने थे? 4। समझ में आ गया होगा। लिगेंड्स की वजह से स्प्लिटिंग होती है, लिगेंड्स की वजह से रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा और यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, यानी कि इसका अगर उसके साथ रिपल्सन देखें तो 2/3 रिपल्सन होगा इसमें। अगर उसमें 6 टाइम रिपल्सन है तो इसमें 4 टाइम्स है, मींस रिपल्सन की वैल्यू 2/3 हो गई। एक कंडीशन तो ये रहेगी नंबर ऑफ लिगेंड से, नंबर ऑफ लिगेंड 4 and 6, तो 2/3 इसका रिपल्सन रह गया। दूसरी कंडीशन अगर देखते हैं तो 6 लिगेंड 2 ऑर्बिटल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं विच आर इजी ऑर्बिटल्स, एंड यहाँ पे 4 लिगेंड्स कितने थे इसमें? 4 लिगेंड्स 3 के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर रिपल्सन क्या हो गया? 4 लिगेंड 3 के कांटेक्ट में आ रहे हैं और यहाँ पे 6 2 के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो फिर 2/3 हो गया। इट इज ऑल्सो
2/3 मीन्स 4/9 टाइप से होगा। यानी कि दोनों में अगर रिलेशन देखें तो डेल्टा O विच इज इक्वल टू 4/9 सॉरी डेल्टा T विच इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। या फिर मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा O विच इज इक्वल टू डेल्टा O इज इक्वल टू डेल्टा T इज इक्वल टू 0.45 ऑफ डेल्टा O, या फिर डेल्टा O विच इज इक्वल टू 2.25 ऑफ डेल्टा T। लगभग 2.25 गुना होता है डेल्टा O। किस कंडीशंस में? उन कंडीशंस में जिन कंडीशन में लिगैंड सेम है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में और मेटल भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तब ऐसा रिलेशन आएगा कि डेल्टा T 0.45 टाइम्स होता है डेल्टा O के, या फिर डेल्टा O 2.25 टाइम्स होता है डेल्टा T के। उल्टा कर दिया 9/4 इज 2.25। देन उस कंडीशन में हम बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 6 लिगैंड थे 4 लिगैंड थे, तो 2/3 तो ये वैल्यू हो गई। 6 लिगैंड 2 लिगैंड को रिपेल कर रहे थे, 2 ऑर्बिटल्स को रिपेल कर रहे थे। यहाँ पे 4 लिगैंड 3 ऑर्बिटल्स को रिपेल करते हैं। रिपल्सन में वहां पे 2 ऑर्बिटल आ रहे थे और यहाँ पे 3 आ रहे थे। इस कंडीशन में यहाँ पे रिपल्सन कम रहा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा रहा, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात कर रहा हूँ मैं स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी स्प्लिटिंग क्या थी। यहीं तक